चलो जय श्री राम बेटा। देखो आज हम क्लास नंबर 8 है हमारी वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। तो इसके अंदर हम दोबारा से मेथड डिस्कस कर रहे हैं। एक बार आप फॉरेन एक्सचेंज वाला दोबारा से इसके कोई क्वेश्चन थे, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले ये रूल दोबारा पढ़ लेते हैं बेटा। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी आप परचेज सेल करते हो तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट ये था बेटा कि एक्सचेंज ऑफ इंडियन रुपी इनटू फॉरेन करेंसी। आप एक्सचेंज कर रहे हो इंडियन रुपी में, मतलब आप पैसा जो है वो एक्सचेंज इंडियन रुपी में कर रहे हो। इफ आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल और आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है। अगर आरबीआई की रेफरेंस रेट है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? डिफरेंस बिटवीन बाइंग और सेलिंग रेट एंड आरबीआई रेफरेंस रेट। सॉरी बेटा, आपको बाइंग और सेलिंग रेट की क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। जैसे 72 में सेल करेगा और रेट कितने बाय कर रहा है आरबीआई से? 70 में, तो 2 रुपए उसकी इनकम है, वो मान लेंगे। ये कब होगा? जब आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो तो इंडियन रुपी में हो। इफ आरबीआई रेफरेंस रेट नॉट अवेलेबल तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है बेटा? 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी गिवन और रिसीव्ड। या तो आप इंडियन रुपी दे रहे हो या इंडियन रुपी ले रहे हो, तो आपको 1% किसका करना है? इंडियन करेंसी का करना है, इंडियन रुपी का करना है। ये कब होगा बेटा? जब नहीं, हाँ, जब रेफरेंस रेट नहीं हो। लेकिन ये दोनों ही किस केस में होंगे? जब आप करेंसी इंडियन रुपी में हो। एक्सचेंज ऑफ इंडियन रुपी इनटू फॉरेन करेंसी। ठीक है, इंडियन रुपी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? फॉरेन। मतलब एक करेंसी इंडियन रुपी है और एक फॉरेन है। जैसे डॉलर रुपी, डॉलर पौंड, डॉलर सॉरी डॉलर रुपी, पौंड रुपी, येन रुपी, फ्रैंक करेंसी का नाम है फ्रैंक रुपी। मतलब दोनों में से एक करेंसी क्या है? इंडियन करेंसी है, तब ये लगेगा। पहली बात। फिर ये देखना है कि आरबीआई की रेफरेंस रेट है तो ये लगेगा, आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं है तो ये लगेगा। कोई डाउट है क्या? नहीं है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी अनदर फॉरेन करेंसी, मतलब एक डॉलर है और एक पौंड है, दोनों करेंसी में से कोई भी करेंसी इंडियन रुपी नहीं है, तो क्या करोगे आप? कहता है कि वैल्यू 1% ऑफ लोअर ऑफ फॉलोइंग टू अमाउंट। इन दोनों में से देखो, यहां पर भी 1% था, यहां पर भी 1% ही है। कहता है आपको 1% करना है। जो नीचे दो कैलकुलेशन है, 2 1 और 2, उनमें से जो लोअर होगा उनका 1% करना है। कहता है कन्वर्ट फॉरेन करेंसी वन विद आरबीआई रेट इन इंडियन रुपी। मतलब जैसे डॉलर को पौंड में कन्वर्ट किया है तो पहले डॉलर को आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लो। अगर इंडियन रुपी के हिसाब से कितने इंडियन रुपी बनते हैं। पौंड को भी किस में कन्वर्ट कर लो? 2 नंबर ऑप्शन में। किस में कर लो? रुपी में कन्वर्ट कर लो। अब जो वैल्यू इन दोनों में से क्या है? कम है, उसका क्या कर देंगे? 1%। ध्यान सुनो, ये ऑप्शन तब लगेगा जब आप फॉरेन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी टू अनदर फॉरेन करेंसी, मतलब एक फॉरेन करेंसी को आप क्या कर रहे हो? दूसरी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे डॉलर और पौंड हो गए, डॉलर देके आप पौंड ले रहे हो, दोनों में से कोई भी इंडियन करेंसी नहीं है, नहीं है ना? काम करो, डॉलर जितने डॉलर हैं उनको रुपये में कन्वर्ट कर लो। कर लिया जी, उनकी रेट दी होगी क्वेश्चन में। जितने पौंड है उनको रुपये में कन्वर्ट कर लो। कर लिया जी। अब इन दोनों में रुपये की जो वैल्यू आई है, दोनों में से जो कम है वो ले लो, ले लिया, उसका 1% कर दो। बात समझ आ गई? ये पहला ऑप्शन है कि दोनों करेंसियों में से एक करेंसी क्या? इंडियन करेंसी। ये दूसरा है कि दोनों करेंसियों में से कोई भी इंडियन करेंसी नहीं है। दोनों करेंसियों में से कोई एक इंडियन करेंसी है तो दो बातें। आरबीआई की रेफरेंस है तो डिफरेंस ले लो, आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं है तो क्या करो बेटा? 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन, आप एक करेंसी इंडियन है जो भी उसका 1% ले लो। क्लियर हो गया? ये तो पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये होता है, ऑप्शन सेकंड, या तो वो ऑप्शन लगा लो या ये लगा लो। सेकंड ऑप्शन में ये है 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज फॉर एन अमाउंट अप टू रुपी 1 लाख सब्जेक्ट टू मिनिमम रुपी 250। कहता आप एक काम करो,
जो करेंसी आपने एक्सचेंज की है उसका 1% करो। कहां तक? 1 लाख रुपए तक। मतलब 1 लाख तक है वो 1%, 1 लाख से ऊपर है और कितने तक? 10 लाख तक तो कितना है? 0.5%। और 10 लाख से ऊपर है तो कितना है बेटा? 0.1%। स्लैब होगी ना, स्लैब को मतलब 1, ये स्लैब होगी एक, फिर इससे ऊपर स्लैब होगी, फिर इससे ऊपर स्लैब होगी। 1 लाख तक कितना करना है? 1%। कहता है 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज फॉर एन अमाउंट अप टू रुपये 1 लाख। अब मान ली सब्जेक्ट टू मिनिमम अमाउंट रुपये 250। मान लीजिए आपने 70,000 रुपये एक्सचेंज किया, 70,000 का 1% कितना हो गया? 700 रुपये। तो 700 ले लेंगे। मान लो आपने 10,000 रुपये एक्सचेंज किए तो 10,000 का 1% कितना हो गया? 100। लेकिन 250 लेंगे, मिनिमम 250 लेना ही लेना है। समझा कि मेरी बात? कोई ट्रांजेक्शन है उसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी मानी जाएगी? 250, 250 तो मानी जाएगी। अब कोई 1 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख तक तो 1% कर लो। मान लो 8 लाख है तो 1 लाख तो 1%, 1 लाख का 1% कितना हो गया? 1,000 रुपये। 8 लाख है तो 1 लाख का 1% के लिए बचा कितना? 7 लाख। 7 लाख का आप करो 0.5%। ठीक है जी, 7 लाख का 0.5 करेंगे तो कितना आ गया? 3500। 3500 आएगा। और वो कितना आया था? 1 लाख का 1,000 जोड़ दो 4500। अब मान लो वैल्यू जो है 15 लाख है तो 1 लाख का तो 1% 1,000, 1 लाख से ऊपर और 10 लाख तक 0.5, मतलब 9 लाख है। 9 लाख का 0.5 4500 आ गया। 4500, 1,000, 5500 हो गया। मतलब 10 लाख तक 5500 बढ़ेंगे, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 5500। 10 लाख से ऊपर कितना है? टोटल करेंसी 15 है तो 5 लाख हुआ। 5 लाख का 0.1, 5 लाख का 0.1, 5 आएगा, 5,000 है ना। 5 लाख का 0.1, 5500 और 500 कितना हो गया? 6,000। अब ये करेंसी मान लो हो सकती है 10 करोड़। क्या हो सकती है? तो डरना मत। 1 लाख का 1%, 1 लाख से 10 लाख तक 0.5, मतलब 10 लाख तक वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना मिलेगा? 5500 बढ़ेगा। अच्छा है कितनी? 10 करोड़। 10 करोड़ में 10 लाख का वैल्यू सप्लाई होगा 5500। बैलेंस कितना बचा? 9 करोड़ 90 लाख। हेलो, 9 करोड़ बचा ना? 9 करोड़ 90 लाख का 0.1%। ढंग से लिखना, 0, 9 करोड़ 90 लाख। 99,000 और वो 5500 जोड़ दो इसमें। अब क्वेश्चन बोलता है 1% ऑफ ग्रोस अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट रुपी 60,000। अगर 60,000 से ज्यादा वैल्यू बढ़ती तो आपको 60,000 लेना है। अब 99,000 नहीं लेना, क्या लेना है? 60,000। 60,000 प्लस 5500 समझा कि 65,500 होगा। ये बात समझा कि मेरा? चलिए, अब ऑप्शन ये था कि सप्लायर दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकता है। एक बार ऑप्शन ले लिया वो फाइनेंशियल में चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करता हूं, देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो। दोबारा से कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे तो इजन हो जाएगी। देखो बेटा, PQR Limited Mumbai is a authorized person, money changer registered under the section 10(1) of FEMA। FEMA बेटा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। FEMA क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें वो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है तो वो ये काम कर सकता है। ठीक है, इट एंटर इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मनी चेंजिंग। मनी चेंजिंग की ये ट्रांजैक्शन नंबर 1, ये कहता है $2,000 $2,000 उसने बेचे हैं एट द रेट ऑफ $1 कितने में? 73 में। अब मेरी बात सुनना, चलो बेचिए खरीदे कोई बात नहीं। सबसे पहले काम करते हैं, लास्ट पॉइंट देखो, RBI रेफरेंस रेट दी हुई है ना, रेफरेंस रेट है तो पहला वाला पार्ट लगेगा।
एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कितने हैं 100, याद रखना। और $1 में कितने हैं 70, और यूरो में कितने हैं 85। तो ऐसे याद रखना, $1 में 70 है, यूरो में 85 है, और पाउंड में 100 है। 75, 85, 100, सॉरी 70, 85, 100, ठीक है। चलिए अब उसने क्या बेचे हैं $, तो $1 में कितने रुपए 70, बोलो बेटा, ठीक है। और यहाँ डॉलर की रेट का बता कैसे है 72, 73, 73 और 70, कितना डिफरेंस है 3 रुपए। तो $1 में वो कितने रुपए कमाएगा 3, कितने डॉलर टोटल 2000, 2000 इंटू 3, तो इसका आंसर आ गया 6000, 6000। कोई डाउट है? इसका आंसर कितना आ गया बेटा 6000। आगे लोग दूसरा पॉइंट देखो क्या दे रखा है आपको, 6000 यूरो परचेज किए हैं, परचेज किए यूरो कितने में 83 में। अब आपको पता है 83 में खरीदेगा और 85 में बेचेगा, $2 कमाएगा। देखो बेटा कम में खरीदेगा महंगा बेचेगा, और जब बेचेगा तब ज्यादा में बेचेगा, कम में खरीदेगा, ये ध्यान रखना। अब आप डरना मत कि पहले बाइंग लिखी ना चलेंगे, जो बड़ा अमाउंट पहले वो बाकी बाद में आएगा। अब इतने किसने परचेज किया 83 में, और आरबीआई की रेफरेंस रेट क्या है 85, तो इनसे 83 में लेके आरबीआई को कितने में दे देगा 85 में दे देगा, तो $2 कमाएगा कि नहीं कमाएगा, कमा लिए $2। कितने हैं ये 6000, 6000 इंटू 2 देखो बेटा 12000, देख लो आंसर, पहले सप्लाई। आगे समझ में। फिर अगला कहता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड परचेज किए इसने, कितने में परचेज करेगा 98 में, देखो उनको देगा कितने में 100 में। आ रही मेरी बात समझे, कितने में देगा 100 में। क्लियर होगी मेरी बात। आप सीधा डिफरेंस लिखना, बड़ी अमाउंट पहले छोटी अमाउंट बाद में। कितने में 98, 100 माइनस 98 कितने हो गए 2 रुपए, और टोटल है कितने 800, तो 800 इंटू 2 कितने 8000 इंटू 2 कितने हो गए 16000। नेक्स्ट यूनिट ऑफ करेंसी एबीसी एट द रेट ऑफ, हाँ एबीसी करेंसी इसने सोल्ड की है, ठीक है, कितने बेटा 25 रुपए में। अब एबीसी करेंसी की देखो रेफरेंस डेट दी हुई है क्या, नहीं दी हुई, नहीं दी हुई ना, तो मैंने कहा था ग्रोस का क्या कर लेना 1%। अब इसको पहले इंडियन करेंसी में करो, ₹1 में कितने हैं बेटा, एबीसी में कितना है 25 रुपए में कन्वर्ट करो, 10,000 इंटू 25 कितना हो गया 2,50,000, उसका 1% 2500 आएगा। हाँ हाँ 2 जीरो हटा दे बेटा 2.5 लाख में से, आंसर देख लो। आगे समझे। उसके बाद सोल्ड $30,000 फॉर 16,800 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। वो तो था जो इससे पहले वाला था ना, सुनो ध्यान से बेटा, पहले चार्ट मेरे दिमाग में चल रहा है, इधर 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 वाला है आरबीआई की रेफरेंस रेट दी हुई है, नहीं इधर वाला पहला ये था कि एक करेंसी इंडियन रुपी है, और उधर क्या है कोई भी करेंसी इंडियन रुपी नहीं है। अगर एक करेंसी इंडियन रुपी है तो दो बातें, आरबीआई की रेफरेंस रेट है डिफरेंस लेंगे, नहीं है तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके उसका 1% लेंगे। इधर वाली साइड में दोनों करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो, उसका 1%, जो दोनों में से कम है उसका 1% कर लो। ऐसे दिमाग में चार्ट होना चाहिए आपके। अब ये पॉइंट कहां कवर हो रहा है, इधर वाली साइड में, कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है, दोनों को किसमें कन्वर्ट कर लो। कंफ्यूजन यहाँ आती है बहुत आसान, दोनों को किसमें कन्वर्ट कर दो इंडियन रुपी में, फिर जो वैल्यू कम है उसका क्या कर दो 1%। चेक करो करो ये देखो $30,000 है, तो 30,000 इंटू डॉलर, डॉलर का रेट क्या 70, 21 लाख हो गया, और पाउंड कितने 16,800, 16,80,000, दोनों में से कम क्या है 1680, उसका 1% कर दो, खत्म हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, टू क्या 12, सॉरी कर लिया हमने, हो गया ये, चलो याद आ गया सारा, एक बार एक रिवाइज कर लिया। 12 हो गया, 13 करा था या नहीं किया था, 13 समझ नहीं आया, चलो मैं करवा रहा हूँ, अब समझ आएगा देखना पक्का 100%। 13 देखो बेटा,
देखो, मैसेज XYZ जयपुर इज ए ऑथराइज्ड मनी चेंजर, ठीक है। इट हैज एंटर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मनी ऑफ चार्जिंग, ठीक है। ये तो बताया कि मनी चार्ज किए। देखो बेटा ध्यान से सुनना। नंबर 1, 600 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैनेडियन डॉलर इनटू इंडियन रुपी। 6, अच्छा ये समझ में आ गई। 600 ट्रांजेक्शन, इसने ना 600 ट्रांजेक्शन की है। कितने ट्रांजेक्शन की है? 600 ऑफ कन्वर्जन कैनेडियन डॉलर इनटू इंडियन रुपी। कैनेडियन डॉलर को किस में कन्वर्ट किया है? इंडियन रुपी में, ठीक है जी। ऑफ रुपी 15,000 रुपी पर ट्रांजेक्शन, मतलब एक ट्रांजेक्शन में कितने रुपए हैं? 15,000। कोई रेट नहीं, मतलब एक ट्रांजेक्शन में 15,000 रुपी है। ट्रांजेक्शन कितनी हुई है? 600। 600 इंटू 15,000 करो बेटा। नब्बे लाख आ गया। कितने आ गया बेटा? अच्छा, आरबीआई की रेफरेंस रेट है क्वेश्चन में? नहीं है। आरबीआई की रेफरेंस रेट है तो दो बातें थी। अगर दोनों करेंसी नहीं, अगर एक करेंसी हमारी इंडियन रुपी में है, हाँ है। अगर कोई भी करेंसी इंडियन रुपी में नहीं है, दूसरा ऑप्शन मतलब वो दूसरा ऑप्शन मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। आरबीआई, उसके बाद अगर इन दोनों में से एक करेंसी क्या है? इंडियन में है, तो फिर नीचे आरबीआई की रेफरेंस रेट है, हाँ है, तो डिफरेंस नहीं है, ग्रोस का 1%। उधर क्या था? दोनों में से कोई भी करेंसी इंडियन रुपी नहीं है। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन में देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मैसेज XYZ लिमिटेड हैज ऑप्ट ऑप्शन अंडर रूल 32(2)B। कौन सा रूल ले रहा है ये? सेकंड वाला। आपको ये नहीं बोलेगा ऑप्शन सेकंड लिया फर्स्ट लिया, मैंने बताया हो। तो अगर बी है तो सेकंड है, अगर ए है तो फर्स्ट है। याद रखना इस बात को। कहता है कि ये 32(2)B ऑप्शन लगवा रहा है। देखो बेटा ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे अपने। 600 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैनेडियन डॉलर इनटू इंडियन रुपी 15,000 पर ट्रांजेक्शन। सुनो ध्यान से, ये कहता है एक ट्रांजेक्शन में 15,000 रुपए हमने कन्वर्ट कराए हैं। अब वो ट्रांजेक्शन अलग अलग डेट को ही होगी, किसी डेट को 2 हुई होंगी, किसी को 5 हुई होंगी, ठीक है। बट एक ट्रांजेक्शन में कितने कन्वर्ट कराए उसने? 15,000 सॉरी। तो 15,000 मैंने कहा था पहले 1 लाख तक 1% और 250, मिनिमम 250 चलेंगे। 15,000 का 1% करोगे कितना है? 150। लेकिन 150 तो लेंगे नहीं, कितना लेंगे? 250। तो एक ट्रांजेक्शन का 250 रुपये मिनिमम लेंगे। और साल में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है? 600। तो 250 इंटू 600 बेटा 1,50,000। आगे देखो, आपने एक ट्रांजेक्शन की वैल्यू सप्लाई निकालनी है, फिर जितनी ट्रांजेक्शन हुई उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। समझ आ गई मेरी बात? अब ये कहता 300 ट्रांजेक्शन, तो भैया 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 300 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन कैनेडियन डॉलर इनटू इंडियन रुपी 1 लाख रुपी पर ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन में कितने रुपए कन्वर्ट कर रहे हो? 1 लाख। चलो 1 लाख की वैल्यू सप्लाई हर ट्रांजेक्शन की निकालेंगे, पहले एक की निकालो। 1 लाख, 1 लाख का 1% 1,000 और 250 लेंगे 1,000 लेंगे। अब एक ट्रांजेक्शन की वैल्यू सप्लाई कितनी आ गई? 1,000। कितनी ट्रांजेक्शन हुई है इसमें? 300। तो 1,000 इंटू 300 कितना हो गया बेटा? 3 लाख। कोई डाउट है? नेक्स्ट, 100 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ इंडियन रुपी इंटू कैनेडियन डॉलर 7 लाख। एक ट्रांजेक्शन में कितना? 7 लाख। चलो 1 लाख तक तो 1,000 रुपए बनेंगे, बचे कितने? 6 लाख। 6 लाख का 0.5 3,000 और 1,000 कितना हो गया? 4,000। कितनी ट्रांजेक्शन है इसमें? कितनी है? 100। तो 4,000 इंटू 100 4 लाख हो गया बेटा। फोर्थ, 100 ट्रांजेक्शन है ऑफ कन्वर्जन स्विस फ्रैंक इनटू इंडियन रुपी कितने? 500 लाख, मतलब 5 करोड़। कितने? 5 करोड़। तो 10 लाख तक तो 5500, ठीक है। बचा कितना? 4 करोड़ 90 लाख। उसका 0.1 करो बेटा जी।
49,000 5500 40 कितना है आ गया सर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है 150 ट्रांजेक्शन कितनी अपने आप। चलिए बेटा अगला कितना नंबर था 5 नंबर। 150 ट्रांजेक्शन हुई है और एक ट्रांजेक्शन कितने 700 लाख 7 करोड़ हो गए। ठीक है तो 10 लाख का 5500 बचा कितना 6 करोड़ 90 लाख। उसका 0.1 करना 69,000 और 5500 वो हो गए तो कितने हो गए 74,500। पर 60,000 से ऊपर लेंगे नहीं हमने तो क्या मानेंगे 60,000। 60,000 इंटू ट्रांजेक्शन कितनी है बेटा 150 से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट 500 ट्रांजेक्शन हुई है और एक ट्रांजेक्शन कितने हैं 24,000 रुपए। तो वही बात बेटा 1 लाख तक क्या है 240 आएगा लेकिन 250 तो लेते लेते मिनिमम 250 इंटू 500। आगे बात समझे। चलिए क्वेश्चन कई बार आया हो ये वाला क्वेश्चन तो पेपर के अंदर। अब कंफ्यूजन यहां दूर करें नोट्स के अंदर करेंसी एक्सचेंज एक्सीड रुपी 10 लाख 5500 प्लस 0.5 प्लस 0.5 सही लिखा हुआ है। ग्रोस अमाउंट इन दोनों को जोड़ दो 5500 और 0.1 को जोड़ दो जोड़ दिया। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट रुपी 60,000 मतलब इन दोनों का टोटल 5500 रुपए 60,000 से ज्यादा मतलब एक ट्रांजेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 60,000 रुपए आ सकती है। कोई डाउट है क्या। चलिए अब बताओ और क्वेश्चन कौन सा नहीं हुआ जो आपने क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन में डाउट था अब ये करो 2 मिनट में उसको कैलकुलेटर पे नहीं अब ये कर लिया ना वो अगर इसके वाले समझ नहीं आए इसलिए नहीं थे और जो उसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो सारे हो गए बस 5 नंबर का आंसर नहीं आ रहा। ठीक है 5 नंबर का नहीं आ रहा अभी करा रहा हूं। हेलो गाड़ी लोड हो रही मिल में आ गई। ठीक है ठीक है इसके बनने वाला तो महंगा ही है माल पंजाब जा रहा है उसका पंजाब जा रहा है। बस ठीक है वैसे है ना कह रहे हैं टाइट होगी चक्कर 1-2 दिन 7-8 तारीख को एक बार 5-7 दिन एक बार तो माहौल बन गया मंदी एक्चुअली क्या 20-25% मंदा कितना आ गया काम का मंदा बहुत है सप्लाई वही इतनी है सप्लाई तो बढ़ी नहीं लेकिन 20% सप्लाई बढ़ गई 20% मंदा आ गया तो 40-50% ज्यादा हो गया। वैसे आकार मच गया बेमतलब जिनका माल बिका वो तोड़ के बेच नहीं रहा। कुछ नहीं है ये मेरिट वाले खराब करते और कुछ नहीं करते। इनको लेने की बहुत जल्दी होती है और बेचने की बहुत जल्दी होती है दिक्कत ये है। हाँ हाँ मैं बता तो रहा हूँ वो मेरिट वालों ने की थी वो ये चलो सही है बिल्कुल। नहीं नहीं भाजी जब स्थिति खराब हो ना तो अपना लिमिट में काम करो बढ़िया तरीके से काम तो पूरी जिंदगी करना है। 2 रुपए कम कमा लो लेकिन थोड़ा सिस्टम से चलो बढ़िया रहेगा वो चीज। सही है बिल्कुल। ठीक है जी हाँ मेरे को ध्यान है सही है। हाँ देते नहीं सही बात है बिल्कुल।
हाँ सही है। बिल्कुल जायज बात है आपकी। सही है बिल्कुल। ठीक है राजू, ठीक है सर। कितने नंबर क्वेश्चन निकालना बेटा? कौन सा कह रहे हो? फिफ्थ क्या क्या पूछा उसमें? देखिए बेटा करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 15, from the following particular determine the value of taxable supply as per the provision of section 15 of the Central Goods and Service Tax Act. वैल्यू ऑफ मशीन एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मशीन की वैल्यू कितनी है? 15 लाख, 18 लाख। द इनवॉइस वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूड द फॉलोइंग, कहता है इनवॉइस में ये वैल्यू जुड़ी हुई है, ए बी सी डी ई, डिस्काउंट लेस होगा, याद है? ए फॉर, बी फॉर थर्ड पार्टी, सी फॉर इंसिडेंटल, डी फॉर डिले चार्जेस, ई फॉर सब्सिडी, और डिस्काउंट लेस होगा। पांचों चीज जुड़ती है। अगर वो पांच ऑलरेडी जुड़ी हुई है तो दोबारा मत जोड़ना, ये बात होगी थी अपनी। चलिए इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग बिल्कुल ऐड होगी, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है बट ऑलरेडी ऐड है तो दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ आएगी? लिख के कराऊं या ऐसे करा दूं? ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस बिल्कुल ऐड होंगे, लेकिन ऐड है ऑलरेडी तो जरूरत नहीं है। कंसल्टेशन चार्जेस बिल्कुल ऐड होंगे, इंसिडेंटल है बेटा, लेकिन कंसल्टेशन चार्जेस ऑफ रिलेशन टू प्री इंस्टॉलेशन प्लानिंग, बेटा आप मशीन खरीदते हो ना, टेक्निकल बंदे को होती है कैसे इंस्टॉल होगी, उससे कंसल्टेशन देते हो। कोई भी व्यक्ति फ्री में कंसल्टेशन नहीं देता, प्रोफेशनल आदमी, एक गुरुजी होते हैं जो फ्री में कंसल्टेशन दे देते हैं बेटा क्या करना है। बाकी प्रोफेशनल इंजीनियर वगैरह कोई नहीं देता, पैसा लेता है उस चीज का। तो वो इंसिडेंटल एक्सपेंस है, ठीक है जी। वो हमारा क्या होगा, ऐड होगा। कितने रुपए दे रखे आपको? 30,000, वो ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। फिर कहता है टेस्टिंग चार्जेस ऐड होंगे लेकिन ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। ये चारों आइटम में ऑलरेडी ऐड है, ABCD की पॉइंट है ये, और हमने ऐड करने थे लेकिन ये उसमें वैल्यू में ऐड है, इसलिए दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, डाइजेस्ट लगा देना, नीचे नोट लिखना ये अमाउंट ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूड है, इसलिए दोबारा ऐड नहीं की, ठीक है जी। उसके बाद इनवॉइस वैल्यू ऑफ मशीन डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, कहता मशीन के अंदर ये वैल्यू इंक्लूड नहीं थी। अब ये देखो इंक्लूड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अब देखना। टैक्स चार्जेस बाय द सप्लायर सेपरेटली अदर देन जीएसटी टैक्स है, जुड़ता है, ऐड करो। उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन, बिल्कुल जुड़ता है, ऐड करो, बिल्कुल जुड़ता है, वेट एंड लोडिंग चार्जेस। उसके बाद क्या, इंस्पेक्शन चार्जेस बिल्कुल जुड़ता है, थर्ड पार्टी इंसिडेंटल है, ऐड करो। कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक पैकिंग कितना बेटा, 22,500 जुड़ेगा, बिल्कुल इंसिडेंटल है जब तक नहीं पहुंचेगा। नौ हजार, बोलो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा, थर्ड पार्टी पेमेंट है बेटा। पॉइंट वन, थर्ड पार्टी को पेमेंट करवाई उसने सप्लायर ने हमसे, जोड़ो। उसके बाद कौन सी, कमीशन पेड टू एजेंट बाय सप्लायर, हाँ तो कमीशन पेड टू एजेंट बाय सप्लायर 9,000 रुपए पे किए ना उसने, उसी की वैल्यू की ऐड है ना। अरे ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्ज पेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, किसके बिहाफ पर पे किए बेटा, ऐड करो। अगर ये सप्लायर
शिपमेंट किसके ब्याह पे किए? अगर सप्लायर के ब्याह पे पेमेंट करती तो उतना वैल्यू उसको कम लेगा, अगर वो सप्लायर खुद देता तो उसकी मशीन की वैल्यू क्या हो जाती, बढ़ जाती। अब वो घट गई तो इस वजह से जीएसटी कम लग रही है, तो हम तो उसको ऐड करेंगे। समझाया? उसके बाद क्या दे रखा अपने को? नहीं जुड़ेगा, प्राइवेट जुड़ती है। नेक्स्ट, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी, ये किसने रिसीव की है? वो टाइमली सप्लाई ऑफ मशीन नहीं जुड़ेगी क्योंकि प्राइस से लिंक नहीं है, टाइम से लिंक है, प्राइस कम नहीं किया उससे। समझ में बात मेरी? अंडरलाइन कर लो इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 30 दिन की क्रेडिट है। आफ्टर दिस टाइम डिले चार्जेज है बेटा, 30 दिन में अगर रिकवरी की डिले चार्ज डी पॉइंट ऐड होगा। आगे वैल्यू आगे आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा नीचे और पॉइंट रह गया, एक पॉइंट और रह गया। देखो, द सप्लायर ऑफ गुड्स ऑफर 2% डिस्काउंट ऑन द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस फॉर द गुड्स। बिल्कुल डिस्काउंट 2% है बेटा, 2% डिस्काउंट दो बेटा। इनवॉइस वैल्यू ऊपर है 18 लाख, उसका 2% देना है, लेस कर दो। क्या आंसर आया? 19 लाख है, बिल्कुल सही आंसर, यही आएगा। सही कर लो इस आंसर को। मैंने किए हुए सारे। अरे आएगा, आएगा कि पैसे लगाएगा बेटा, सेटिंग करनी पड़ती है ना। 90 लाख 60 होता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन अगली बात, और कौन से क्वेश्चन डाउट होता हो? नहीं है? चलिए, तो ये चैप्टर कंप्लीट है, इसको आज कर लेना। 8 क्लासेस लगेंगे टोटल अपनी, हो गया है। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है। जय श्री कृष्ण।